हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पाइथन फॉर क्लास 11th एंड 12th। नंपाई सीरीज़ की ये दूसरी वीडियो है। पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि व्हाट इज़ नंपाई, व्हाट आर एनडी एरेज एंड सम रिलेटेड टर्म्स जैसे कि इंडेक्स, रैंक, शेप, आइटम साइज, डेटा टाइप। आज की इस वीडियो में हम दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। पहला, ऑल द वेरियस वेज और मेथड्स ऑफ क्रिएटिंग एनडी एरेज इन नंपाई, एंड दूसरा, ऑल द डिफरेंसेस बिटवीन नंपाई एरेज एंड पाइथन लिस्ट्स। So please keep watching till the end, and if you like my video, don't forget to hit that like button, and if you are new to my channel, please don't forget to subscribe। तो दोस्तों, numpy की इस वीडियो को अब हम शुरू करते हैं कमांड के साथ। import numpy as np। अब हम सबसे पहले देखने वाले हैं मेथड्स ऑफ क्रिएटिंग numpy arrays। तो सबसे पहला मेथड, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में भी देखा था, np.array होता है। तो ar1 इक्वल्स np.array, इसको हम देख लेते हैं क्या क्या होता है इसमें, अच्छे से डिटेल में देख लेते हैं आज। तो जैसे उस दिन हमने किसके अंदर लिस्ट डाली थी, वैसे हमें कोई भी ऑब्जेक्ट डालना होता है, लिस्ट, टपल, इन दोनों में से। तो उस दिन मैंने आपको लिस्ट डाल के दिखा दिया था, आज टपल डाल के दिखा देता हूँ। 1 2 3 4 5 ये कोई भी वैल्यूज़ ले लेते हैं। आगे हमें डेटा टाइप स्पेसिफाई करना होता है, नहीं भी करेंगे तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि numpy.array मेथड में डेटा टाइप खुद ही समझ लेता है एक तरह से। तो डेटा टाइप इक्वल्स np.int32, या फिर हम सिर्फ int भी लिख सकते थे इन्वर्टेड कॉमास में, कोट्स में। अब हम इसको प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट ar1 तो हमारे पास एक 1D एरे आ गई है, 1 से लेकर 5 तक। ये सिंपलेस्ट मेथड है बिल्कुल एक एरे बनाने का। और हमने जैसा कि उस दिन भी देखा था उस पहली वीडियो में, कि अगर हमें 2D एरे बनानी होती है, देखो मैं डेटा टाइप हटा दूंगा तब भी एक ही बात होगी। अगर हमें 2D एरे बनानी होती है तो हम क्या करते हैं, पहले एरे फंक्शन, फिर हम एक टपल बनाएंगे या फिर एक लिस्ट, और उसके अंदर दूसरी। अब उसके अंदर जैसे मैं वैल्यूज़ डाल दूंगा 5 तक, और फिर ये हो गई पहली, ये एक पूरे टपल के अंदर ये पहला टपल हो गया। अब हम दूसरा टपल देंगे, जैसे कि फिर उसमें डाल देंगे 2 3 4 5 6 5 वैल्यूज़ हमने दोनों में डाल दी। तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि इसका रोज़ कितनी होंगी, इसमें डायमेंशंस रोज़ और कॉलम्स कितने होंगे। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके लिखो। यस, तो इसके डायमेंशंस होंगे, ये एक 2D एरे है और इसमें 2 रोज़ और 5 कॉलम्स होंगे। इसको हम प्रिंट करके देख लेते हैं। ये देखिए हमारे पास एक 2D एरे आ गई है, जिसके अंदर 2 रोज़ हैं ये दोनों, और 5 कॉलम्स हैं, और 5 एलिमेंट्स हैं ईच लिस्ट में। ठीक है, तो अब हम इसमें एक नई चीज़ देखेंगे आज। अगर हमारे पास एक 1D एरे है, जैसे कि हमने सिर्फ एक लिस्ट दे दी, ठीक है, पहले हम उसका डेटा टाइप स्पेसिफाई कर देते हैं। डी टाइप इक्वल्स np.int32 एंड देन तो हमारे पास एक और आर्ग्यूमेंट होता है इसके अंदर, ndmin, जो डिफ़ॉल्ट 0 होता है। तो अब ये ndmin क्या है, nd एरेज कहते हैं ना, n डायमेंशनल एरेज। अब ये कह रहा है nd मिनिमम, कि हमें मिनिमम नंबर ऑफ डायमेंशन स्पेसिफाई करनी है। अब जैसे अब आप कहोगे कि ये तो एक ही लिस्ट है, इसमें हम डायमेंशंस क्या बताएं। तो ये एक ऐसा आर्ग्यूमेंट होता है जो हमें हेल्प करता है कि हम एक ही लिस्ट देके, मतलब जितनी भी मर्जी हमारी हो उतनी लिस्ट देके हम आगे डायमेंशंस मेंशन कर दे, तो उतने डायमेंशन की एरे बन जाएगी। हमें ये उतनी लिस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ndmin इक्वल्स, अब मैंने लिख दिया 3, उसको रन करके देख लेते हैं। एक सेकेंड, तो हमारे पास एक 3D एरे आ गई। हमने कैसे पता लगाया, हमारे पास देखो 3 ब्रैकेट्स हैं, 3 ब्रैकेट्स यहाँ पर, 3 ब्रैकेट्स यहाँ पर। अब इसके अंदर अगर हम 2 लिस्ट, 3 लिस्ट डाल दें, एक लिस्ट के अंदर 2 लिस्ट, और उस लिस्ट के अंदर भी 2 लिस्ट, तो ऐसे ऐसे करके हम 2D 3D एरेज के अंदर बना सकते हैं। हमारे पास अभी हमें ये पता लग गया कि 3D एरे है, मिनिमम इसमें 3D एरे बना सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है ndmin। अब इसी मेथड से रिलेटेड एक मेथड होता है, वो होता है np.reshape। जैसे हमने कोई एरे बनाई, तो पहले हम एक एरे बना देते हैं, जिसको मैं नेम दूंगा a,
ए इक्वल्स np डॉट एरे मेथड से बनाएंगे, np डॉट एरे एंड देन एक लिस्ट दे देंगे 1 2 3 4 5 या फिर 10 तक दे देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये एक एरे बन जाएगी। अब हम रीशेप मेथड को यूज़ करके देखते हैं, np डॉट रीशेप। रीशेप के आपको नाम से ही मतलब समझ आ रहा होगा, इसमें हम रीशेप करेंगे किसी एग्जिस्टिंग एरे को। वेट अ सेकेंड, तो np डॉट रीशेप। अब इसके हम पहले मैं आपको आर्गुमेंट्स दिखा देता हूँ। तो एक होता है a, एक न्यू शेप, एक ऑर्डर इक्वल्स सी। ये अभी हम देख लेते हैं ऑर्डर क्या होता है। तो पहले क्या हो गया, अब हम एक एरे बनाई हमने a, जो कि एक 1D एरे है। अब हम उसको रीशेप फंक्शन के आर्गुमेंट में डालेंगे। हम लिख देंगे a, नेक्स्ट आर्गुमेंट क्या था, शेप, न्यू शेप। हमें उसकी एक न्यू शेप बतानी है, हमें इस a एरे को रीशेप करना है और एक नई एरे बनानी है। ये होता है रीशेप मेथड। तो हम एक टपल या फिर एक लिस्ट में एक नई शेप डिफाइन कर देंगे। इसके लिए मैं लिख देता हूँ 2,5। मतलब जैसे कि हमने शेप की बात करी थी पिछली वीडियो में, शेप में क्या होता है, पहले रोज़ फिर कॉलम्स। तो हमारी जो नई शेप है उसमें 2 रोज़ होंगी और 5 कॉलम्स होंगे। अब नेक्स्ट इज़ ऑर्डर। ऑर्डर की हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। ऑर्डर क्या होता है कि एक ऐसा अरेंजमेंट जिस अरेंजमेंट से मेमोरी लोकेशन में ये एलिमेंट सारे सेव होंगे। ठीक है, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट सी होता है। सी क्या होता है, रो वाइज, और एक होता है एफ, वो होता है कॉलम वाइज। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट सी होता है, तो हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं ऑर्डर मेंशन करने की, बस आपको बता दिया कि क्यों होता है। अब हम रीशेप मेथड यूज़ करेंगे और अगर हम उससे एरे को प्रिंट करेंगे, प्रिंट एरे 1। सो लेट्स रन दिस कोड। हमने एरे 1 प्रिंट करी तो हमारे पास क्या आ गई, 2D एरे। आप समझ गए ना, हमने एक 1D एरे बनाई a, हमने उसको रीशेप कर दिया 2,5 में, मतलब 2 रोज़। हमने सिर्फ इसमें क्या थी, 1 रो और 10 कॉलम्स। हमने उसको रीशेप करके बोल दिया तुम्हारी 2 रोज़ हैं और 5 कॉलम्स हैं। तो ये हमारा एक ऑल्टरनेट सा मेथड हो गया एरे क्रिएट करने का, 1D से 2D, या फिर हम 2D से 1D, 2D से 3D, ऐसे ऐसे रीशेप करके हम दूसरी एरेज बना सकते हैं इससे। बस प्रोवाइडेड कि जो हम नई शेप बता रहे हैं वो लीगल होनी चाहिए, एक तरह से वैलिड होनी चाहिए। ये नहीं कि हमने कोई भी शेप बोल दिया। अगर मैं यहाँ पे लिख देता 2,10 तो उसका कोई मतलब ही नहीं होता, क्योंकि इसमें एलिमेंट्स ही टोटल 10 है। 2,10 में क्या हो जाता कि 2 रोज़ और 10 वैल्यूज़, तो मतलब 20 वैल्यूज़ हो जाती टोटल, है ना। बट हमारे पास तो 10 वैल्यूज़ हैं, तो यहाँ पे जो हम नई शेप प्रोवाइड कर रहे हैं वो वैलिड शेप होनी चाहिए। अब मैंने इसको 2,5 में बांट दिया है, तो मतलब 5 वैल्यूज़ 2 बार, तो हमारे पास 10 वैल्यूज़ थी टोटल, तो हो गई ये नई शेप। ठीक है, तो ऐसे वर्क करता है np डॉट रीशेप। अगला जो हमारा इम्पॉर्टेंट और एक बहुत ही एफिशिएंट मेथड है वो है np डॉट अरेंज। अब हम उसको देख लेते हैं। AR1 इक्वल्स हम लिख देंगे np डॉट अरेंज। तो इसके नाम से हमें ये समझ आ रहा है कि हम एक रेंज प्रोवाइड करेंगे इस मेथड को, नमपाई को हम एक रेंज प्रोवाइड करेंगे और उससे वो हमें एक एरे बना के देगा। तो रेंज कैसे होती है, एक स्टार्ट वैल्यू होगी, एक स्टॉप वैल्यू होगी और एक स्टेप वैल्यू होगी। तो ये स्टेप क्या होता है कि जैसे हमारे पास स्टेयर्स होते हैं, उसमें स्टेप्स होते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, तो हम ऐसे ही स्टेप बताते हैं कि कितने के बाद स्टेप करना है हमें नेक्स्ट वैल्यू पे। जैसे कि अभी हम देख लेते हैं इसमें, और एक होता है डेटा टाइप लास्ट, वो तो सब में होता ही है डेटा टाइप वैसे। तो अब इसमें हम स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट वैल्यू 1 दे दी हमने। अब एंड वैल्यू या फिर स्टॉप वैल्यू 10 एंड स्टेप वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट जैसे हम 1 ही हो जाएगी अगर मैं कुछ स्पेसिफाई नहीं करूँगा तो, बट हम यहाँ पे 1 लिख देते हैं। एंड लास्टली डेटा टाइप इक्वल्स np डॉट int 32। हमने इंटीजर डेटा टाइप इसको बता दिया। अब क्या होगा, हमने एक रेंज दे दी, स्टेप वैल्यू दे दी। अब हमें इस रेंज की सारी वैल्यूज से एक एरे मिल जाएगी, 1D एरे। डेटा टाइप p कहाँ से आ गया, ये np। इसको फिर से रन कर लेते हैं हम। हमारे पास एक 1D एरे आ गई है जिसमें कि सारी वैल्यूज़ हैं 1 से लेकर 10 की रेंज में। अब रेंज का मतलब आपको पता होगा, रेंज का मतलब होता है इसके बीच में, तो 10 इंक्लूड नहीं होता। जैसे कि आपको पता होगा हम फॉर लूप भी जब यूज़ करते हैं, जैसे कि फॉर
x इन रेंज अगर हम कहें 1 to 10, तो इसमें क्या होता है, जो भी x वैल्यूज़ लेगा वो 10 तक नहीं पहुंचता, हमेशा 1 से लेकर जो स्टार्ट वैल्यू होती है वो इंक्लूडेड होती है, बट स्टॉप वैल्यू एक्सक्लूडेड होती है। 1 से लेकर 10 - 1 तक उसकी वैल्यूज़ होंगी, जैसे कि हम फॉर लूप में करते थे बेसिकली पाइथन में, वैसे ही इसमें भी होगा। np.a रेंज में हमारे पास आई 1, हमने स्टार्ट वैल्यू दी थी 1, तो हमारे पास शुरू हो गया 1 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - 1 तक होता है हमारे पास, या फिर जो भी हमने इसमें स्टेप वैल्यू दी हो। अब हम 2 दे के देख लेते हैं, इससे हमारा स्टेप वैल्यू का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि स्टेप वैल्यू क्या है। पहले हमने 1 दी थी तो वो 1 को स्टेप कर रहा था, अब हमने 2 दी है, अब वो 2 स्टेप्स एक साथ ले रहा है। 1 के बाद 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9 के बाद आगे वो नहीं पहुंचेगा। हम जितनी भी स्टेप वैल्यू दे दे, कुछ भी कर ले वो 10 - 1 तक रहेगा। ये होती है रेंज। तो ये हो गया हमारा np.a रेंज मेथड। अब इसमें अगर हम, आप मुझे बताओ कि अगर हम लिखें सिर्फ 10, तो आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि इससे हमें क्या इनपुट मिलेगा, हमारी एरे की क्या वैल्यूज़ होंगी, कहाँ से स्टार्ट होंगी, कहाँ तक होंगी, कुछ भी इसके बारे में जो आपको समझ आ रहा है वो बताइए। ये उसी से रिलेटेड है जो भी हम लिखते थे फॉर x इन रेंज। अगर हम लिखें सिर्फ 10 तो तब क्या होता था। तो अब हम इसको रन करके देख लेते हैं। तो हमारे पास आ गया 0 से लेकर 9 तक। हम जो भी चीज़ स्टार्ट करते हैं, अगर हम स्टार्टिंग वैल्यू प्रोवाइड ना करें तो पाइथन हमेशा उसको 0 से ले लेता है। तभी पहले मैंने 1 यहाँ पे स्पेसिफाई किया था। अगर हम 1 स्पेसिफाई करेंगे तो 1 से 10 तक होगा, 2 करेंगे तो 2 से 10 तक होगा। अगर कुछ भी स्पेसिफाई ना करें, सिर्फ 10 लिख दें, तो उसका मतलब होता है हमने सिर्फ सीधा स्टॉप वैल्यू दे दी कि यहाँ तक करना है। अब स्टार्ट कहाँ से होगा वो ऑब्वियस है पाइथन के लिए, वो 0 होगा। तो 0 से लेकर 10 - 1, 0 से लेकर 10 - 1, ठीक है, 9 तक। तो 10 कभी भी इंक्लूड नहीं होगा। अब इसके बाद हम स्टेप वैल्यू भी दे सकते थे, डेटा टाइप बदल दो, जो आपको स्पेसिफाई करना हो डेटा टाइप। तो ये सब हो गया हमारा np.a रेंज मेथड। नेक्स्ट आता है हमारे पास काफ़ी सिमिलर मेथड जो कि है np.linspace, LIN स्पेस। वो भी काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है ए रेंज के एंड काफ़ी एफिशिएंट है। उसको हम matplotlib में भी यूज़ करते हैं। np.linspace मेथड है। इसके हम आर्ग्यूमेंट्स देखें तो होते हैं स्टार्ट, स्टॉप एंड नम। अब ये नम क्या है? नम एक नंबर है जो कि हमें बताएगा कि कितनी वैल्यूज़ होनी चाहिए इस रेंज में। अभी हम इसको देख लेते हैं प्रैक्टिकल के साथ। तो स्टार्ट वैल्यू हम दे देंगे 1, फिर स्टॉप वैल्यू 10 दे देते हैं, और उसके बाद नम मतलब कोई भी नंबर। अब हमें एक नंबर प्रोवाइड करना है। उसमें क्या होता था ए रेंज में कि हम स्टेप वैल्यू बताते थे कि इतने के बाद स्टेप करना है उस रेंज में। अब हम लिन स्पेस में क्या करते हैं, लीनियरली स्पेस्ड वैल्यूज़ बताते हैं, जो वैल्यूज़ हमें अपने, जितनी नंबर ऑफ वैल्यूज़ हमें अपनी एरे में चाहिए। अगर मैं लिखूँगा 1 से लेकर 10 तक एंड मुझे चाहिए 10 वैल्यूज़, तो ये नंबर है जो हम स्पेसिफाई करेंगे कि मुझे इतने नंबर ऑफ वैल्यूज़ चाहिए अपने एरे में। तो 1, 10 मतलब 10 वैल्यूज़ चाहिए। एंड लास्टली डेटा टाइप हमेशा, तो np.int32 आप फ्लोट भी दे सकते हो, जो भी आपकी मर्ज़ी हो। अभी हम एग्जांपल के लिए हमेशा इंट लेके चल रहे हैं। हमारे पास एक एरे आ जाएगी 1D एरे जो कि है 1 से लेकर 10 तक। आप इसको नोटिस करना 10 तक, ठीक है। अब पहले हम ये देख लेते हैं कि हमने यहाँ पे 10 लिखा था तो हमारे पास 10 वैल्यूज़ आ गई। अब ये जो नंबर है हम यहाँ पे 5 लिख देते हैं। अब देखते हैं हमारे पास क्या आएगा। हमारे पास आई एक 1D एरे फिर से जिसके अंदर 5 वैल्यूज़ हैं। इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो क्या वैल्यूज़ हैं क्या नहीं है, हमने बस उसको बताया कि 1 से लेकर 10 तक हमने इस रेंज में हमें वैल्यूज़ चाहिए हमारे एरे में। हमें एक ऐसा एरे बना के दो लिनस्पेस मेथड से कि जिसमें 5 वैल्यूज़ हो 1 से लेकर 10 के बीच में, ठीक है। तो वो हमें इक्वली स्पेस्ड, इक्वल मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी 5 दे देगा, ऐसे तो हमें इक्वली स्पेस्ड वैल्यू जिसमें सेम गैप हो, ऐसी हमें 5 वैल्यूज़ दे देगा वो। अब तो ए रेंज से इसमें डिफरेंस क्या हुआ, ए रेंज में आप रेंज से एसोसिएट कर लो उसको, ए रेंज, तो आपको समझ आ जाएगा कि उसमें होगा 1 से लेकर जो भी हमने स्टार्ट वैल्यू दी थी। अगर स्टार्ट वैल्यू 1 दी है तो 1 से लेकर, अगर जो भी स्टॉप वैल्यू है n मान लो, तो 1 से लेकर n-1 तक। बट लिन स्पेस में क्या है,
1 से लेकर n तक, n-1 नहीं, लिन स्पेस में 1 से लेकर n तक है। जैसे हमने यहाँ पे बोला 1 से लेकर 10 तक, तो 1 से लेकर 10 तक ही हमें वैल्यूज़ मिलेंगी, इसमें -1 नहीं होता, ए रेंज में होएगा। तो इसमें हमें क्या वैल्यूज़ मिल गई, तो हमें वो ऐसे 5 वैल्यूज़ दे देगा इक्वल गैप करके कि लास्ट में 10 इंक्लूड हो। ठीक है, अब आप इन सब में देखो 10 इंक्लूड भी हो रहा है और इक्वल स्पेस है सबके बीच में, 1 3 5 7 10, दो का क्या गैप है। अगर मैं इसमें लिख देता हूँ 7 वैल्यूज़, तो हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है कि वो कैसे डेसिमल में होगा कैसे नहीं होगा। अब हमें पता लग गया ये तो डेसिमल में होगा, तो मैं इसमें लिख देता हूँ np.float 64, ये हमारा डेसिमल का डेटा टाइप होता है पाइथन में, नमपाई में। तो ये आ गया हमारे पास 1D एरे एक और, जिसमें कि है हमारे पास 7 वैल्यूज़, 1 2.5 4 5.5 7 8.5 10। उसने हमें इक्वली गैप करके 7 वैल्यूज़ हमें बना के नमपाई एरे दे दिया है, जिसमें कि लास्ट में 10 भी इंक्लूडेड है। ठीक है ना। अब जो इसमें हमारे पास नोटिस करने वाली चीज़ है वो ये है कि अगर हम ऐसा गैप दे दें कि हमें पता है उसमें डेसिमल वाली वैल्यूज़ आएंगी, पर हम यहाँ पे डेटा टाइप जो है हम उसको फ्लोट ना रख के int32 मतलब इंटीजर टाइप ही रख दें, तो तब क्या होगा आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है कि इससे क्या हो सकता है। जैसे कि हमने अभी देखा था कि अगर हमने 7 वैल्यूज़ में डिवाइड किया था तो डेसिमल पॉइंट्स में नंबर आ रहे थे 7 5 ऐसे ऐसे, तो इंटीजर में क्या वैल्यूज़ आएंगी अभी हम देख लेते हैं वो भी। इसको रन किया हमने, हमारे पास सेम 1D एरे आ गया है, हमारे पास 7 वैल्यूज़ हैं उसके अंदर। हमने 1 से लेकर के 10 तक हमने बोल दिया था इस रेंज में है, उसने 1 से लेकर 10 तक दे दिया, 7 वैल्यूज़ दिए। तो उसने क्या किया कि जो भी डेसिमल पॉइंट था बस उसको हटा दिया, राउंड ऑफ नहीं किया। राउंड ऑफ करता तो अगर कोई 2.75 था जैसे, तो वो 3 बन जाता, बट इसने सिर्फ डेसिमल हटा के वो इंटीजर पार्ट दे दिया है। जैसे कि हम डिव मॉड मेथड में जैसे डिवाइड करते थे कि वो उसका सिर्फ मॉड्यूलस बता देता था, तो वैसे ही इसमें उसने सिर्फ हमें वो वैल्यूज़ बता दिए इंटीजर वैल्यूज़ बिना डेसिमल के। अभी मैं आपको दोनों साथ में कंपेयर करके दिखा देता हूँ। np.float 64, अगर हम इसको प्रिंट करेंगे तो हमारे पास 7 ये वैल्यूज़ आ जाएंगी, 1.0 2.5, तो यहाँ पे 2.5 था, राउंड ऑफ नहीं किया, राउंड ऑफ किया होता तो यहाँ पे 3 हो जाता, बट सिर्फ 2 लिख दिया है इंटीजर वैल्यूज़ की, डेसिमल को इग्नोर करके। तो ये भी हमारे पास एक नोटिस वर्थ थिंग था। तो अब हम एक बार समराइज़ कर लेते हैं कि ए रेंज और लिन स्पेस में क्या क्या कंपैरिजन्स हैं। तो इनमें सिमिलैरिटीज़ क्या है, ए रेंज और लिन स्पेस दोनों में हम एक रेंज प्रोवाइड कर देते हैं पाइथन को, नमपाई को, कि हमें इस रेंज के अंदर भाई वैल्यूज़ चाहिए और उसके हमें एक नमपाई एरे बना के दो। और दूसरा क्या होता है, मतलब वही कि एक स्टार्ट वैल्यू देते हैं, एक स्टेप वैल्यू देते हैं, और दोनों में डेटा टाइप मेंशन करना होता है। डेटा टाइप बहुत ज़रूरी है इनमें, एरे में वो खुद बना देता है एरे मेथड में, बट इन सब में आगे जो भी मेथड्स आएंगे उनमें डेटा टाइप मेंशन करना ज़रूरी है। तो एंड अब डिफरेंसेस क्या होते हैं कि 2 मेजर डिफरेंसेस होते हैं। एरे में क्या होता है, हम यहाँ पे थर्ड वैल्यू जो होती है वो स्टेप वैल्यू होती है, जो थर्ड आर्गूमेंट होता है। स्टेप वैल्यू मतलब कितने नंबर्स पे उसको स्टेप करना है, ठीक है ना। जैसे कि अगर हमने 1 से 10 के बीच में 2 स्टेप वैल्यू दी थी तो वो 1 3 5 एक एक को स्किप करके ऐसे चलता रहेगा। और जैसे पर लिन स्पेस में क्या होता है, हमें एक ऐसा नंबर प्रोवाइड करना होता है जितनी नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हमें अपने एरे में चाहिए, जितने नंबर ऑफ़ वैल्यूज से हम अपने रेंज को डिवाइड करना चाहते हैं, तो हमें ये नंबर प्रोवाइड करना होता है लिन स्पेस में। अब दूसरा मेजर डिफरेंस क्या है, हाँ जी यस, तो ए रेंज में क्या होता था कि स्टॉप वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी, जैसे 1 से लेकर n-1 तक, बट लिन स्पेस में स्टॉप वैल्यू इंक्लूड होगी। अब आप ये भी याद रखना कि आपने याद कर लिया कि एक में स्टॉप वैल्यू इंक्लूड होती थी, एक में नहीं होती थी, बट आपको ये भी याद रखना है कि किस में होती थी और किस में नहीं होती थी इंक्लूड। तो ए रेंज को आप फॉर लूप के रेंज से एसोसिएट कर सकते हो, ए रेंज, ठीक है। तो रेंज में क्या होता है, लास्ट की स्टॉप वैल्यू इंक्लूड नहीं होती, -1 हो जाता है, बट लिन स्पेस में रेंज नहीं है। लिन स्पेस में क्या होगा, 1 से लेकर 10 तक फुल 10 भी इंक्लूड होगा। तो बस यही डिफरेंसेस थे इनके बीच में। अब हम नेक्स्ट मेथड पे आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब जो हमारे मेन 3 मेन मेथड्स थे, np.array 3 एंड np.
ए रेंज, np डॉट लिनस्पेस, ये 3 हमारे कवर हो गए हैं। अब हमारे आते हैं कुछ स्पेशल मेथड्स जो कुछ स्पेशल काम करते हैं, जैसे कि पहला हो गया फ्रॉम स्ट्रिंग। अब ये फ्रॉम स्ट्रिंग क्या होता है, आप नाम से ही समझ गए होंगे, हम एक स्ट्रिंग से एरे बना सकते हैं उसके एलिमेंट से। तो उसको भी बना के देख लेते हैं। AR1 इक्वल्स np डॉट फ्रॉम स्ट्रिंग, स्ट्रिंग से हम स्ट्रिंग से एरे बनाएंगे। तो इसमें ऑब्वियसली हम पहले एक स्ट्रिंग देंगे या फिर हम हाँ तो ABCDE नहीं, वेट अ सेकेंड, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। 1 2 3 4 5 6 7, तो जैसे हमने 7 नंबर इसमें डाल दिए, 7 वैल्यूज़ इंटीजर्स। अब इसकी एक बार आर्ग्यूमेंट भी देख लेते हैं। स्ट्रिंग, हमें एक स्ट्रिंग देनी है फ्रॉम स्ट्रिंग के लिए, जिससे हम एक एरे बनाएंगे। फिर हमें डेटा टाइप बताना होता है, जैसे कि हमेशा ही बताते हैं, एंड बाय डिफ़ॉल्ट वो फ्लोट रहेगा। अब ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम स्ट्रिंग, इसमें क्या होगा, स्ट्रिंग से हम एरे बनाएंगे, बट वो स्ट्रिंग की जो वैल्यूज़ हैं वो न्यूमेरिक टाइप की वैल्यूज़ होंगी, मतलब नंबर्स। जैसे कि हमने इसमें, हम वर्ड्स नहीं दे सकते इसके अंदर, स्ट्रिंग के अंदर, हमारे स्ट्रिंग के अंदर नंबर्स ही होने चाहिए। जैसे कि मैंने दिया 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। तो हम ऐसी स्ट्रिंग लेंगे जिसके अंदर नंबर्स हो, और उन नंबर्स को हम एलिमेंट्स लेके उनकी एक एरे बनाएंगे फ्रॉम स्ट्रिंग मेथड से। तो अब इसके जो आर्ग्यूमेंट्स हमने देखे, पहले एक स्ट्रिंग देनी होती है, फिर उसके बाद हमें डेटा टाइप मेंशन करना होगा। डेटा टाइप इक्वल्स np डॉट int 32 हम स्पेसिफाई कर देंगे, एंड उसके बाद काउंट भी मैं आपको बता देता हूँ अभी थोड़ी देर में। पहले हम देखते हैं सेप क्या होता है। अब ये सेप क्या होता है, सेप एक आर्ग्यूमेंट है इसका, जो कि है सबसे लास्ट और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, क्योंकि फ्रॉम स्ट्रिंग मेथड। अब हमें एक स्ट्रिंग से एरेज बनानी है जिसके अंदर एलिमेंट्स होंगे जो कि ये स्ट्रिंग के एलिमेंट्स हैं। अब ये बताओ कि जैसे एरे के जो हमें एलिमेंट्स चाहिए, हमें 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 एलिमेंट्स भी चाहिए हो सकते हैं। क्या पता हमें जो एलिमेंट चाहिए वो 12 34 56 या फिर 567 या फिर पूरा नंबर, क्या नंबर हो गया, ये बहुत बड़ा है, हाँ 12,34,567, पूरा हमें एक नंबर, क्या पता एक ही एलिमेंट के हमें एरे चाहिए। तो ये नंपाई को कैसे पता लगेगा, इसके लिए होता है हमारे पास आर्ग्यूमेंट सेप। तो ये हमें बताता है कि सेपरेट कहाँ करनी है इस स्ट्रिंग की वैल्यूज़। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सेप में स्पेसिफाई कर देंगे कॉमा, और हम इनको कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ बना देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। तो हमारे पास 7 वैल्यूज़ हो जाएंगी इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारी एक वैसे तो स्ट्रिंग ही है, और उसके अंदर हमारे पास कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ हैं 7 तक, जो भी हम मतलब जो भी जितने भी नंबर्स हम लेना चाहें। उसके बाद हमने एक सेपरेशन हमने स्पेसिफाई कर दिया है नंपाई को कि हमें भाई इतने, जब भी तुम्हें कॉमा दिख जाए तो तुम सेपरेट कर दो, उसको एक अलग एलिमेंट मान लो। अगर इसको रन करते तो हमें दिख जाएगी हमारे पास एक 1D एरे है, 1 से लेकर 7 तक जो हमने स्ट्रिंग बनाई थी, बस उसने कॉमा की जगह एरे बना दी है इसके अंदर, ठीक है। तो जैसे हम कोई भी इसके अंदर सेपरेशन में कोई भी अलग हम जैसे एस्ट्रिक दे देते तो हम हर जगह यहाँ पर कॉमास की जगह एस्ट्रिक्स लगा देंगे। जैसे हमने अब यहाँ पे कॉमास लगाए हुए हैं तो हम एस्ट्रिक्स लगा देंगे उसकी जगह। तो ये हो गया हमारा फ्रॉम स्ट्रिंग मेथड, जिससे कि हम एक स्ट्रिंग के अंदर के नंबर से एरे बना सकते हैं। अब हमारे पास आता है एक और मेथड जो कि है फ्रॉम स्ट्रिंग से ही रिलेटेड, वो है फ्रॉम आइटर, np डॉट फ्रॉम आइटर। मतलब कि जैसे हमने पहले फ्रॉम स्ट्रिंग में किया था तो एक स्ट्रिंग से एरे बनाई थी, अब हम एक आइटरेबल सीक्वेंस से एरे बनाएंगे। इसमें क्या होगा कि हम एक आइटरेबल सीक्वेंस क्या होती है, जैसे हमने मान लिया एक वेरिएबल असाइन कर दिया फॉर आई इन रेंज 10 एंड वेट सेकेंड या, तो इसके बाद हमने एक आइटरेबल सीक्वेंस को एक्स वेरिएबल से डिनोट कर दिया फॉर आई इन रेंज, ये इंडेंटेशन इन रेंज 10
we do I multiplied by I, so this is an iterable sequence. अब हम यहाँ पे लिख देंगे x, तो हम इस आइटरेबल सीक्वेंस से, जैसे कि 1 से लेकर 10 तक हम x, हमने i की वैल्यूज़ ले ली 1 से लेकर 10 तक, और हर बार वो अपने आप से मल्टीप्लाई होता रहेगा। तो हमारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे 1, देन 2 इंटू 2 4, देन 3 इंटू 3 9, ऐसे 10 तक लेके जो हो जाएगा 100। तो इन वैल्यूज़ की हमारी एरे बन जाएगी, ठीक है। और क्या हो सकता है आइटरेबल सीक्वेंसेस, जैसे कि एक डिक्शनरी की जो कीज़ और वैल्यूज़ होती हैं, उनमें से कीज़ जो होती हैं, कीज़ को हम एलिमेंट्स बना के उससे एरे बना सकते हैं। और क्या होगी एक आइटरेबल सीक्वेंस, जो हमने अभी किया फ्रॉम स्ट्रिंग मेथड में, वही मेथड से हम स्ट्रिंग से एरे बना सकते हैं। स्ट्रिंग भी एक आइटरेबल सीक्वेंस हो गई। तो अब इसकी खासियत क्या हुई गाइस, उसमें हमने एक स्ट्रिंग लिया जिसके अंदर एलिमेंट्स जो थे, वैल्यूज़ जो थी, वो सिर्फ न्यूमेरिकल हो सकती थी। इसमें क्या खासियत हो जाएगी कि हम A B C D E, हम लेटर्स भी ले सकते हैं। क्या पता हमें लेटर्स की एरे बनानी हो, वर्ड्स की एरे बनानी हो, हम फ्रॉम स्ट्रिंग से तो बना ही नहीं पाएंगे, उसमें तो सिर्फ वैल्यू एरर आ जाएगा, उसमें सिर्फ न्यूमेरिक टाइप ही ले सकते हैं हम। तो उस काम के लिए हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके आर्ग्यूमेंट्स क्या हो जाएंगे, आइटरेबल, मतलब आइटरेबल सीक्वेंस, जो हमने A B C D E जो हमने स्ट्रिंग दे दिया है वो एक आइटरेबल सीक्वेंस दे दिया है। अब हमें एक डेटा टाइप मेंशन करना है, एंड काउंट, या काउंट पे भी हम आ जाते हैं, मैं आपको अब एक्सप्लेन कर दूंगा। तो पहले हम डेटा टाइप स्पेसिफाई कर देते हैं। डेटा टाइप क्या होगा इसका, जैसे कि हम नॉर्मली वर्ड्स लेटर्स के लिए स्ट्रिंग करते हैं, बट इसके लिए हमें डेटा टाइप लेना है यूनिकोड 1। यूनिकोड एक एनकोडिंग स्टैंडर्ड है, जैसे कि ASCII होता है हमारा, वैसे ही हम NumPy में यूनिकोड यूज़ करते हैं। तो U1 इसका डेटा टाइप होगा, U1 ही करना आप भी। तो उससे ABCD को ये रीड कर पाएगा और इन वैल्यूज़ को एलिमेंट्स बना के उससे एक NumPy एरे बना पाएगा हमारे लिए, ये फ्रॉम आइटर मेथड। तो हमने कर लिया डेटा टाइप स्पेसिफाई। अब हम इसको सेव करके रन करते हैं, तो हमारे पास एक 1D एरे आ गई जिसमें लेटर्स A B C D E, हमने स्ट्रिंग लेटर्स से हमने एरे बना लिया, उसके एलिमेंट्स बना के। अब आता है हमने एक लास्ट देखा था काउंट। तो ये आर्ग्यूमेंट क्या है, काउंट क्या हो गया, वो काउंट करेगा कि हमें कहाँ तक चाहिए। जैसे मान लो हमारे पास 5 एलिमेंट्स हैं, इसमें 5 वैल्यूज़ है स्ट्रिंग में। अब मैंने काउंट दे दिया 3, ठीक है। तो अब इसमें सेव का ऑप्शन नहीं है, इसमें काउंट है। काउंट इक्वल्स 3 से आप समझ सकते हो क्या होना चाहिए। अगर आप समझ रहे हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हो वीडियो पॉज करके। तो अब हम देख लेते हैं इससे क्या होगा रन करके। अब हमारे पास कितनी आ रही आई 3 तक। पहले हमारे पास कितनी आई थी ABCDE 5 एलिमेंट्स की आ रही आई थी 1D एरे। अब हमें सिर्फ 3 एलिमेंट्स की एरे मिली। क्यों? क्योंकि हमने काउंट 3 स्पेसिफाई कर दिया। हमें पूरी स्ट्रिंग से मतलब नहीं है, हमने जितने काउंट स्पेसिफाई कर दिया उतनी स्ट्रिंग हमें उसकी एरे मिल जाएगी। जैसे 3 मेंशन कर दिया तो सिर्फ ABC तक। तो ये था हमारा फ्रॉम आइटर मेथड। ये हमारा बहुत ही एफिशिएंट मेथड है, बहुत ही यूज़फुल मेथड है। हम एक आइटरेबल सीक्वेंस से हम उसकी एरे बना सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं। तो यस, अब हम आते हैं नेक्स्ट मेथड पे। तो दोस्तों यहाँ पे काउंट आर्ग्यूमेंट के बारे में आपको एक और चीज़ बताना चाहता था कि अगर हम इसके आर्ग्यूमेंट्स में देखते हैं फ्रॉम आइटर के, तो उसमें काउंट की जो डेफिनेशन दे रखी है, पहले लिखा है इंट एंड ऑप्शनल। तो मतलब इस आर्ग्यूमेंट को लिखना ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका डिफ़ॉल्ट -1 होता है, जिसका मतलब होता है कि सारा डेटा रीड किया जाएगा। तो अगर हमने इसका काउंट 3 दिया था जब, तो सिर्फ ABC तक रीड करके उतने की एरे बन रहा था। बट अगर हम काउंट इक्वल्स -1 रखते हैं, या फिर अगर काउंट मेंशन ही नहीं करते तो डिफ़ॉल्ट -1 होता है, तो उसका मतलब वो सारा डेटा रीड करेगा इस आइटरेबल सीक्वेंस का। तो गाइस अब मैं आपको नेक्स्ट मेथड के बारे में बता देता हूँ, जो कि है np.empty। तो इस मेथड से हम, जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, इस मेथड से हम एक एम्प्टी एरे बना सकते हैं, जो कि लिटरली एम्प्टी नहीं होगी। जैसे कि हमारे पास एम्प्टी लिस्ट होती है, एम्प्टी स्ट्रिंग्स होती है, एम्प्टी डिक्शनरी होती है, उनमें कोई वैल्यूज़ नहीं होती। बट एम्प्टी एरे में क्या होता है कि प्योरली रैंडम वैल्यूज़ होती हैं, ऑटोमेटिकली जनरेटेड बाय NumPy, विच आर कॉल्ड गार्बेज वैल्यूज़।
जिससे कि हम एक शेप मेंटेन कर पाएंगे उस एरे की, उसका साइज़ मेंटेन कर पाएंगे और एक पर्टिकुलर डेटा टाइप मेंटेन कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि एक एरे का डेटा टाइप हमेशा सेम होना चाहिए और डेटा टाइप नहीं बदल सकता। तो हम जब एम्प्टी एरे बनाते हैं तो हम पहले से ही उसका एक डेटा टाइप और शेप स्पेसिफाई करके देंगे। तो अभी जैसे हमने रीशेप मेथड में शेप स्पेसिफाई करी थी, वैसे ही इसमें एक टपल या लिस्ट में हम शेप स्पेसिफाई कर सकते हैं। अभी हम कर देते हैं 3,3, जिससे कि हमारे पास एक 3x3 एरे बन जाएगी। नेक्स्ट हम डेटा टाइप मेंशन कर देंगे np.int32। तो अब अगर हम इसको सेव करके रन करते हैं तो हमें देखते हैं एक एरे मिलेगी। यस, तो हमारे पास आ गई एक 2D एरे जिसके अंदर 3 रोज़ और 3 कॉलम्स हैं, जो कि 3x3 एरे हो गई। अब आप देख सकते हो उसके अंदर कम्प्लीटली रैंडम वैल्यूज़ हैं। हमने इन डेटा टाइप में मेंशन कर दिया, बट उससे कुछ स्पेसिफाई नहीं हो सकता कि कितने लिमिट में नंबर्स होने चाहिए, कितने नंबर्स होने चाहिए। 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे 8 है, 8 भी हो सकता है, 65535 या फिर इतना लंबा नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है। इनफैक्ट नेगेटिव इंटीजर्स भी हो सकते हैं। इंटीजर से कुछ स्पेसिफाई नहीं होता पॉजिटिव या नेगेटिव, तो सिर्फ रैंडम वैल्यूज़ जनरेटेड होंगी जो ऑटोमेटिकली नंपाई की तरफ से हमें मिल जाएंगी। तो इसको बोलेंगे हम एक एम्प्टी एरे। तो गाइज अभी तक जो हमने एरे बनाई थी, जो हमने एम्प्टी मेथड से बनाई थी, इसको बोलते हैं अनइनिशियलाइज्ड एरे। मतलब जिसमें कि इनिशियली हम कोई वैल्यू स्पेसिफाई ना कर रहे हो कि हम जो भी एरे बनाएंगे उसमें ये वैल्यू होनी चाहिए, ये वैल्यू होनी चाहिए। इसमें आपने देखा कम्प्लीटली प्योरली रैंडम वैल्यूज़ थी सारी, जिनको बोलते हैं गार्बेज वैल्यूज़। अब हम देखेंगे ऐसे 3 मेथड्स जिनसे कि हम इनिशियलाइज्ड एरे बना पाएंगे। तो जो कि है np.zeros, np.ones और एक np.full। तो सबसे पहले np.zeros देख लेते हैं। जैसे कि इसका नाम सजेस्ट कर रहा है, इससे हम एक इनिशियलाइज्ड एरे बना पाएंगे, जिसमें कि हम इनिशियली सेट कर देंगे कि इस एरे में हम उसकी शेप स्पेसिफाई कर देंगे, डेटा टाइप स्पेसिफाई कर देंगे और हम सेट कर देंगे कि सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए। तो सेट तो ये ऑलरेडी हो रखा है कि इस मेथड में 0 की एरेज बनती हैं सिर्फ, तो हमें बस शेप मेंशन करनी है, जो कि हम कर लेते हैं 3,4। तो हमारे पास 3x4 की एरे आ जाएगी। एंड देन डेटा टाइप इक्वल्स np.integers int32। फ्लोट करेंगे तो 0.0 करके हमारे पास एरे आ जाएगी। अब इसको हम रन करके देख लेते हैं। तो हमारे पास एक 2D एरे आ गई है, 3x4, मतलब 3 रोज़ एंड 4 कॉलम्स हैं जिसके अंदर, एंड सारे एलिमेंट्स जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि 0 हैं। तो एक ऐसा ही सिमिलर मेथड है, बहुत ज़्यादा सिमिलर है, जिसमें कि होता है np.ones। उसमें भी हम यही करते हैं, शेप स्पेसिफाई कर देंगे, देन डेटा टाइप स्पेसिफाई कर देंगे np.int32। एंड हमारे पास जैसे कि 3x4 की एरे आ गई थी जिसमें सारे एलिमेंट 0 थे। अब हमारे पास एक 3x4 एरे आ जाएगी जिसमें कि सारे एलिमेंट्स 1 होंगे। तो इसको रन करके देख लेते हैं। हमारे पास एक 3x4 एरे आ गई है जिसके सारे एलिमेंट्स 1 हैं सिर्फ। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं np.float64, तो हमारे पास जैसे कि सारा आ जाएगा 1.1.1.1.1, मतलब 1.0 होता है एक तरह से। अब हमारे पास जो लास्ट मेथड आता है एरेज बनाने का, या फिर इनिशियलाइज्ड एरेज बनाने का भी जो लास्ट मेथड है, वो है np.full। इसको आप एक तरह से मान सकते हो कि np.zeros, np.ones इन सब की मदर है, क्योंकि उन सब में हम एक ऐसी इनिशियलाइज्ड एरे बना सकते थे कि जिसमें या फिर सिर्फ 0 हो सारे एलिमेंट्स, सिर्फ 1 हो सारे एलिमेंट्स। बट फुल में क्या कर सकते हैं हमारे पास एक एक्स्ट्रा आर्ग्यूमेंट होता है। पहले हम एज़ यूजुअल शेप मेंशन कर देते हैं, 2,3 कर दी जैसे। अब हम एक ऐसा नंबर बताएंगे जो हम चाहते हैं कि इस एरे में सिर्फ वही नंबर हो सारे। तो मतलब np.full, इसका मतलब कि हम एक स्पेसिफिक एलिमेंट से पूरे एरे को फिल कर दें। तो अगर मैं यहाँ पे 8 लिख देता हूँ उस वैल्यू में, एंड देन वी स्पेसिफाई द डेटा टाइप, जो कि हम इंट या फिर फ्लोट में से स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इंट मेंशन कर देता हूँ। अगर हम इसको प्रिंट करके देखें तो हमारे पास एक 2,3 मतलब 2x3 एरे आ गई है, 2D एरे, जिसमें कि सारे एलिमेंट सिर्फ 8 हैं, एंड उसका डेटा टाइप हमने इंट स्पेसिफाई कर दिया था। हम यहाँ पे कोई डेसिमल वैल्यू रख सकते थे और यहाँ पे फ्लोट स्पेसिफाई कर देते, तो हमारे पास
np.full से एक ऐसी एरे बन जाती है जिसमें सारे एलिमेंट्स 8 पॉइंट समथिंग जो भी हमने वैल्यू स्पेसिफाई करी है उसकी एरे बन जाती। तो फ्रेंड्स अब टाइम है आपके साथ मेरा एक इंटरेस्टिंग चीज़ शेयर करने का। ये जो हमारे पास np.full मेथड है ये हमें बहुत ज़्यादा स्कोप प्रोवाइड करता है कि हम इसके साथ नई नई चीज़ें ढूंढ सकें, हम नई नई चीज़ें ट्राई कर सकें। तो व्हाट इफ़ मैं यहाँ पे किसी न्यूमेरिक वैल्यू की जगह नन लिख दूँ। नन भी तो हमारा एक होता है वैल्यू। तो अगर मैं नन लिखता हूँ तो ये एक तरह से ऑब्वियस है कि हमारे पास एक ऐसी एरे आ जाएगी जिसमें कि 4 रोज़ हैं, 3 कॉलम्स हैं और सारे एलिमेंट्स नन नन है सिर्फ। बट अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेटा टाइप इक्वल्स np.string या फिर u1 अगर हम लिख सकते हैं, तो क्या होगा? तो हमारे पास एक ऐसी एरे आ जाती है जिसमें सारी स्ट्रिंग्स हैं, सिर्फ n फर्स्ट इनिशियल लेटर इसका नन का। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, मेरे को लगा आपके साथ शेयर करनी चाहिए। ये आई डोंट नो इफ़ दिस इज़ अ फीचर ऑफ numpy और एनी फॉल्ट, बट दिस इज़ दिस। फ्रेंड्स अगर हम इसकी जगह पर यहाँ पे कोई स्ट्रिंग रख देते हैं, जैसे कि अगर मैं अपना नाम रख दूँ कबीर, तो अगर हम उसको प्रिंट करके देखेंगे तो भी हमें पता लगेगा कि सिर्फ इनिशियल ही एलिमेंट में एरे बन रहा है, पूरा जो वर्ड है वो नहीं आएगा इसमें। तो ये पता नहीं कोई नया फीचर होगा शायद numpy का या फिर कोई फॉल्ट होगा। अब एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे हम किसी भी डेटा टाइप से एरे बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ ट्रू या फिर फॉल्स लिख सकता था, एंड फिर मैं लिख दूँगा डेटा टाइप इक्वल्स np.bool बूलियन के लिए। अगर हम इसको अब रन करके देखते हैं तो हमारे पास ट्रू 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 करके पूरा np.full मेथड से हमें एक एरे मिल गई है 4x3 शेप की। अगर इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ int32 डेटा टाइप इंटीजर, तो क्या होगा? आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इससे क्या एरे हमें मिलनी चाहिए। तो लेट्स सी हमें पता है कि जैसे कि जो ट्रू होता है वो कॉरेस्पॉन्ड करता है 1 नंबर को, एंड जो फॉल्स होता है वो कॉरेस्पॉन्ड करता है 0 नंबर को। तो अगर हम यहाँ पे फॉल्स लिखते तो हमें 0 0 0 की एरे मिल जाती। तो हमने यहाँ पे सिर्फ ट्रू या फॉल्स वैल्यू से ही हमने 0 या फिर 1 की एरेज बना ली फुल मेथड से। तो ये थी इंटरेस्टिंग चीज़ इस फुल मेथड के बारे में। अब जबकि हम काफ़ी चीज़ें जान गए हैं एरेज़ के बारे में, तो यही सबसे ज़्यादा परफेक्ट टाइम है जानने का कि एरेज़ और लिस्ट में क्या फ़र्क होता है, क्या सिमिलैरिटीज़ होती हैं। तो गाइस जो सबसे पहले कुछ डिफरेंसेस हैं वो काफ़ी ऑब्वियस हैं और देखने से ही पता लग जाते हैं। जैसे हमारे पास कोई लिस्ट होती है पाइथन में तो उसमें कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ होते हैं हमेशा। इसको अगर हम रन करके देखते हैं तो जो लिस्ट होती है उसमें सारे कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ होते हैं। बट जो हम एरे बनाते हैं, हम जब बनाते हैं तो उसके अंदर लिस्ट देते हैं जो कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ की होती है। बट जब एरे बन जाती है तब उसमें कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ नहीं होती जो एरे बनती है हमारे पास। तो पहला डिफरेंस तो ये था। दूसरा डिफरेंस होगा कि हमें शुरू से ही हम बार बार सुनते आ रहे हैं कि numpy एरे में हमेशा सेम डेटा टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, ओनली सेम डेटा टाइप, मतलब होमोजीनियस एलिमेंट्स। बट लिस्ट में क्या होता है, देखो पहले हमने लिखा 12 फिर 25, ये दोनों हो गए इंटीजर। फिर हमने लिखा पाइथन दैट इज़ स्ट्रिंग, ट्रू दैट इज़ बूल, नन अपना एक अलग ही डेटा टाइप है, एंड देन फाइनली फ्लोट 64। बट अगर हम np.array में अलग अलग डेटा टाइप लिखते हैं तो हमारे पास एक एरर आ जाएगा जो कि numpy सपोर्ट नहीं करता। तो ये था हमारा दूसरा डिफरेंस कि लिस्ट में होमोजीनियस एलिमेंट्स हो ज़रूरी नहीं है, बट एरे में हमेशा होमोजीनियस एलिमेंट्स ही होने चाहिए। सारे एलिमेंट्स का डेटा टाइप सेम होना चाहिए, या फिर दूसरे वर्ड्स में कहें तो एक एरे का कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द एरे सेम डेटा टाइप रहता है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। जो हमारे पास थर्ड डिफरेंस है वो हमें कहता है कि एरेज वेक्टराइज्ड ऑपरेशंस अलाउ करते हैं या फिर सपोर्ट करते हैं, बट लिस्ट्स वेक्टराइज्ड ऑपरेशन सपोर्ट नहीं करते। अब ये वेक्टराइज्ड ऑपरेशंस क्या होते हैं, उसके लिए मैं आपको एक कोड दिखाता हूँ जो मैंने भी लिखा था। देखो हमने पहले यहाँ पे एक एरे बनाई 1 2 3 4 5,
फिर हमने उसको प्रिंट किया एंड देन हम लिख रहे हैं शोइंग वेक्टराइज्ड ऑपरेशंस आर सपोर्टेड इन ND एरेज। फिर हमने क्या किया, एरे 1 जो इसका नाम था एरे 1 + 5। अब देखो क्या होता है, हमारे पास पहले 1 2 3 4 5 थी, अब हमने उसको +5 करके जो हमने प्रिंट किया है, तो हमारे पास हर एक एलिमेंट में वो 5 नंबर जो है वो ऐड हो गया है। हमने एरे में 5 ऐड किया, तो वो हर एलिमेंट में 5 5 5 ऐड हो गया। ये चीज़ लिस्ट सपोर्ट नहीं करती, इसको बोलते हैं वेक्टराइज्ड ऑपरेशंस। मतलब जो भी ऑपरेशन आप एरे के साथ करोगे वो ऑपरेशन एक एक इंडिविजुअल एलिमेंट के साथ हो जाएगा। अगर आप कोई मल्टीप्लाई करते किसी नंबर के साथ, वो भी हर एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाता, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। बट अगर आप लिस्ट में आप करते हो, लिस्ट में आपको क्या करना पड़ता है कि लिस्ट के आप इंडिसेस लाके उसको स्पेसिफाई करो कि ये एलिमेंट है, इस एलिमेंट को आप प्लस कर सकते हो किसी और एलिमेंट किसी और नंबर के साथ, तो उसमें आपको एक एक एलिमेंट का अलग से ऑपरेशन करना होगा। बट इसमें अगर आप जो ऑपरेशन पूरे एरे के साथ करोगे वो आपके एक एक एलिमेंट में हो जाएगा। इसलिए जो एरेज होती हैं वो फास्ट कंप्यूटेशंस में काम आती है एंड डेटा मैनिपुलेशन में काम आती हैं, क्योंकि इसलिए ही वो होती हैं जो हम बोलते हैं बहुत एफिशिएंट होती हैं एरेज। ऑल्सो लिस्ट में अगर हम किसी और लिस्ट को ऐड करेंगे तो वो कॉन्कैटिनेट हो जाएगी, जैसे कि स्ट्रिंग्स कॉन्कैटिनेट हो जाती हैं। जैसे कि ABC है प्लस हमने CDE कर दिया, तो वो मिलके ABC CDE हो जाएगी, एक ही स्ट्रिंग बन जाएगी। बट एरेज के केस में क्या होते हैं, हमारे पास होते हैं एरे जॉइंट्स, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एरेज कॉन्कैटिनेट नहीं होते, वो जॉइंट्स होते हैं उसमें। नेक्स्ट एंड फोर्थ डिफरेंस इज़ दैट नंपाई एरेज के साइज़ चेंज नहीं कर सकते। साइज़ मतलब आइटम साइज़, जो कि डेटा टाइप के साथ एसोसिएटेड होता है, क्योंकि हमें पता ही है कि नंपाई एरेज में डेटा टाइप सेम रहता है, तो इसलिए आइटम साइज़ भी सेम ही रहेगा पूरे एरे का। बट लिस्ट में ये सब अलाउड होता है, उसमें साइज़ की और डेटा टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। फाइनली अगर हम बात करें कि जैसे हमारे पास एक जैसी लिस्ट और एरे हो, मतलब इक्विवेलेंट लिस्ट और एरे हो, तो उसमें से एरे बहुत ही कम मेमोरी और स्पेस यूज़ करेगी। This is because NumPy arrays are stored at a continuous place in memory, unlike lists. So processes can access and manipulate them very efficiently. तो फ्रेंड्स, अब अगर आपको कोई बोले कि NumPy arrays के लिस्ट के कंपैरिजन में कुछ एडवांटेजेस बताओ, तो आप बहुत ही आसानी से बता पाओगे। फर्स्टली, NumPy arrays जो होते हैं वो लिस्ट से काफ़ी कम मेमोरी यूज़ करते हैं। सेकेंडली, अगर वो कम मेमोरी यूज़ करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट होंगे एरेज से। और फाइनली हमें पता है कि NumPy एरेज होते हैं वो काफ़ी कन्वीनियंट होते हैं यूज़ करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो वेक्टराइज ऑपरेशंस सपोर्ट करते हैं। मतलब कि अगर हम कोई भी एलिमेंट, हम एरे के साथ कोई भी ऑपरेशन करेंगे, कोई भी प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, तो वो एक एक एलिमेंट के साथ हो जाएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको NumPy सीरीज़ की दूसरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना वीडियो को, एंड कमेंट सेक्शन में आप मेरे से कोई भी डाउट पूछ सकते हो, या फिर आपको कोई भी फीडबैक देना हो तो फीडबैक्स आर ऑल्सो मोस्ट वेलकम। नाउ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम सीखेंगे कि एरे स्लाइसिंग क्या होता है, जॉइंस इन एरेज एंड सबसेट्स ऑफ एन एरे कैसे करते हैं। फाइनली मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, अगर आपको ऐसे ही मुझसे पाइथन सीखना हो या फिर आपको ऐसे ही मेरी वीडियोस देखते रहना हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि आप मेरी कोई भी लेटेस्ट वीडियोस मिस ना करो।